जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग पर। माता वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो मन को शांति देता है और दिल को नई ऊर्जा। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ माता रानी के दरबार तक पहुँचने का एकदम पूरा आसान और भरोसेमंद गाइड। कैसे पहुँचे, किस रूट को चुने, कहाँ रुकना बेहतर है, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करते हैं, बैटरी कार, घोड़ा, पिट्ठू, इन सब की असली प्रक्रिया और सही रेट क्या है, रास्ते में क्या क्या देखने लायक है और खाने पीने की सुविधाएं कैसी हैं, हर जानकारी आपको यहाँ बिल्कुल साफ और डिटेल में मिलने वाली है। तो दोस्तों बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं माता रानी की इस दिव्य यात्रा की तैयारी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जय माता दी। अब बात करते हैं कि माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचा कैसे जाए। सबसे आसान और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है कटरा रेलवे स्टेशन। भारत के लगभग हर बड़े शहर से कटरा के लिए सीधी ट्रेनें चलती हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको होटल, बस, टैक्सी और ऑटो की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट है जम्मू एयरपोर्ट, जो कटरा से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से कटरा तक टैक्सी, कैब और शेयर गाड़ियां 1.5 से 2 घंटे में आराम से पहुंचा देती हैं। रोड से आने वालों के लिए भी बसों और वाल्वों का अच्छा नेटवर्क है। दिल्ली से कटरा करीब 12-13 घंटे का सफर है, जबकि जम्मू से कटरा सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। एक बार जब आप कटरा पहुंच जाते हैं तो आपकी असली यात्रा वहीं से शुरू होती है। दोस्तों अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी आने पर कटरा में कहाँ रुकना चाहिए। कटरा में रुकने की सुविधा हर बजट के लिए उपलब्ध है। स्टेशन के पास भी आपको होटल मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर अच्छे होटल, धर्मशालाएं और डॉर्मेट्री कटरा बस स्टैंड के आसपास मिलते हैं। यहाँ पर आपको बजट से लेकर प्रीमियम तक हर तरीके के विकल्प आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप कम खर्च में साफ सुथरी और सुरक्षित जगह देख रहे हैं तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा में ही निहारिका परिसर बनाया है, जहां पर डॉर्मेट्री की सुविधा भी है, जहां सिर्फ 150 रुपये प्रति व्यक्ति में रुकने की व्यवस्था हो जाती है। कमरे भी अच्छे और सुरक्षित होते हैं। इसके साथ ही निहारिका परिसर में रहने के अलावा भी यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर आप निहारिका परिसर की पूरी डिटेल और वहां मिलने वाली सभी सुविधाओं को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह डाल दूंगा। आप वहां जाकर उससे पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पूरे कटरा में कई धर्मशालाएं मौजूद हैं, जहां कम पैसों में रहने की सुविधा मिल जाती है। बजट कैटेगरी की बात करें तो 600 से 800 रुपए में अच्छे डबल बेड वाले होटल मिल जाते हैं, और अगर आप थोड़ा अच्छा होटल चाहते हैं तो 1000 से 1200 रुपए तक में कंफर्टेबल और साफ सुथरे कमरे मिल जाते हैं। प्रीमियम कैटेगरी में भी काफ़ी होटल मौजूद हैं, जिसमें बड़े ब्रांड, साफ सफाई, रूम सर्विस और बाकी सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। कुल मिलाकर कटरा में रुकने की व्यवस्था बहुत आसान है। आपके बजट के हिसाब से हर तरीके का विकल्प उपलब्ध है। दोस्तों अब बात करते हैं यात्रा की शुरुआत की। सबसे पहले माता रानी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचने के बाद आपको RFID कार्ड बनवाना जरूरी होता है। यह आपकी पूरी यात्रा का एंट्री पास है। सबसे अच्छी बात यह है कि RFID कार्ड पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसे बनवाने में आपको 1 भी रुपए नहीं देने पड़ते। इसके काउंटर कटरा बस स्टैंड, कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा में कई जगहों पर मौजूद हैं। आप आसानी से कहीं भी जाकर यह कार्ड बनवा सकते हैं। RFID कार्ड बनने के बाद आपकी असली पैदल यात्रा शुरू होती है, और यहीं पर आपको रास्ते का चुनाव भी करना पड़ता है। कटरा से अर्धकुंवारी तक पहुंचने के लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है पुराना रास्ता, जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं। यह वह पारंपरिक रास्ता है जहां से सालों से यात्री पैदल यात्रा शुरू करते आए हैं। अर्धकुंवारी की दूरी इस रास्ते से लगभग 6 किलोमीटर है। इसमें चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा है और खासियत यह है कि दूरी कम है। बीच बीच में दुकानें और खाने पीने की अच्छी सुविधा मिलती है। इस मार्ग से जाते हुए आपको रास्ते में चरण पादुका मंदिर के दर्शन भी होते हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भीड़ वाले दिनों में इस मार्ग पर घोड़े, पालकी और पिट्ठू काफ़ी रहते हैं, जिससे पैदल चलने वालों को कभी कभी दिक्कत भी हो सकती है। दूसरा है नया रास्ता, जिसे ताराकोट मार्ग कहते हैं। यह नया और आधुनिक मार्ग है, जिसे यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है। अर्धकुंवारी की दूरी इस रास्ते से लगभग 7 किलोमीटर है, लेकिन इसमें चढ़ाई कम है और ये रास्ता आरामदायक है।
इस रास्ते का माहौल शांत है और साफ सफाई बहुत अच्छी है। भीड़ के समय ये रास्ता सबसे ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि यहाँ घोड़े और पिट्ठू वालों की आवाजाही नहीं होती, इसीलिए पैदल यात्री बहुत आराम से भजन करते हुए यात्रा करते हैं। अगर आप नए मार्ग से जा रहे हैं और चरण पादुका मंदिर के दर्शन भी करना चाहते हैं तो लौटते समय आप पुराने मार्ग से नीचे आ सकते हैं। इस तरह आपको दोनों मार्गों का अनुभव भी मिल जाएगा और चरण पादुका के दर्शन भी हो जाएंगे। अब दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन आती है कि आपको कौन सा मार्ग चुनना चाहिए। तो यदि ज़्यादा भीड़ हो, नवरात्रे का टाइम हो, वीकेंड या छुट्टियां हो तो नए ताराकोट मार्ग से जाइए, शांत और आरामदायक यात्रा मिलेगी। लेकिन यदि भीड़ कम हो तो पुराने मार्ग से जाइए, यहाँ से दूरी कम है और यात्रा भी जल्दी हो जाती है। अगर घोड़ा, पालकी या पिट्ठू की सेवा लेनी है तो भी आपको पुराना मार्ग ही चुनना पड़ेगा क्योंकि ये सारी सेवाएं इसी मार्ग से ही मिलती हैं। अब बात करते हैं यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव अर्धकुंवारी की। मान्यता है कि यहीं स्थित गर्भजून गुफा वह पवित्र स्थान है जहां माता रानी ने 9 महीने तक तपस्या की थी। इसके बाद ही माता रानी ऊपर भवन में पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी। इसीलिए अर्धकुंवारी के दर्शन वैष्णो देवी यात्रा का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यहाँ 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। पहला साधारण दर्शन जो आमतौर पर 5 मिनट में हो जाता है। दूसरा गर्भजून गुफा से होकर निकलना जो थोड़ा अलग और दिव्य अनुभव वाला है। यह गुफा लगभग 7.5 मीटर लंबी है और बेहद सक्रिय है। यहाँ से भक्तों को लेटकर और रेंग कर निकलना पड़ता है जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले पर्ची कटवानी पड़ती है। साधारण दिनों में तो आपका नंबर 6 से 8 घंटे में आ जाता है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले दिनों में यहाँ 36 से 48 घंटे तक की भी वेटिंग हो जाती है। इसीलिए जैसे ही आप अर्धकुंवारी पहुंचे तुरंत अपनी पर्ची कटवा लें। अगर आपका नंबर जल्दी आ रहा है तो यहीं दर्शन कर लें और अगर नंबर देर से आने वाला है तो आप आगे भवन की यात्रा कर सकते हैं और वापसी में गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्धकुंवारी में रुकने की व्यवस्था की। अर्धकुंवारी में रुकने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर यात्रियों को निःशुल्क रूप से ठहरने के लिए श्रद्धा भवन और भगवती भवन भी बनाए गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शैलपुत्री भवन भी है जिसमें डॉर्मेट्री की सुविधा उपलब्ध है और इसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ बहुत बढ़िया है। श्राइन बोर्ड के भोजनालय, प्राइवेट खाने की दुकानें और यहाँ यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर की भी सुविधा मिलती है। अगर आप यहाँ रात में रुकते हैं तो आपको कंबल भी निःशुल्क दिए जाते हैं। इसके लिए सिर्फ 100 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होती है जो कंबल वापस करने पर पूरी वापस कर दी जाती है। कुल मिलाकर अर्धकुंवारी वह स्थान है जहाँ भक्तों को आराम भी मिलता है और दर्शन भी, और यात्रा का आध्यात्मिक अनुभव भी कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, अर्धकुंवारी के दर्शन करने के बाद अब यात्रा बढ़ती है अगले मुख्य पड़ाव भवन की ओर, जहां माता रानी के पवित्र पिंडी रूप के दर्शन होते हैं। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला है पुराना रास्ता जिसे हाथी मत्था मार्ग कहा जाता है। यह परंपरागत रास्ता है लेकिन इसमें खड़ी चढ़ाई है। जिन भक्तों के पास शक्ति है और पारंपरिक मार्ग का अनुभव लेना चाहते हैं वे इस रास्ते से जाते हैं। दूसरा है हिमकोटी मार्ग जिसे नया रास्ता कहते हैं। यह रास्ता श्राइन बोर्ड के द्वारा बनवाया गया नया और आरामदायक मार्ग है। चढ़ाई इसमें बहुत कम है और रास्ता भी सुगम है। दोनों मार्गों की कुल दूरी लगभग 6 किलोमीटर ही है, लेकिन अगर आप खड़ी चढ़ाई से बचना चाहते हैं तो हिमकोटी मार्ग सबसे बेहतर विकल्प है। दोस्तों, घोड़े, पिट्ठू और पालकी की सुविधा अर्धकुंवारी से पुराने मार्ग यानी हाथी मत्था रूट पर मिलती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह काफी उपयोगी है। यहाँ पर दोस्तों बैटरी कार की भी सुविधा है। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए श्राइन बोर्ड ने बैटरी कार की भी सुविधा दी है। सिर्फ 20 मिनट में आप भवन पहुँच जाते हैं। बैटरी कार की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से होती है, लेकिन अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो बेहतर है कि ऑनलाइन बुकिंग पहले से कर लीजिए क्योंकि ऑफलाइन टिकट मिलना अक्सर मुश्किल होता है। वरिष्ठ नागरिकों को बैटरी कार में प्राथमिकता दी जाती है और दिव्यांग यात्रियों के लिए यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। तो अगर आप बैटरी कार के बारे में डिटेल जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इस विषय पर अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा। भक्तों, अब बात करते हैं यात्रा के सबसे पवित्र पड़ाव भवन की, जहां माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन होते हैं। भवन पहुंचने के बाद सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान या कीमती वस्तुओं के साथ दर्शन में नहीं जा सकते। मोबाइल, घड़ी, बेल्ट, पर्स, यह सब सामान आपको बाहर ही जमा करना होता है। इसके लिए भवन में निःशुल्क लॉकर भी उपलब्ध है और पेड लॉकर भी। आप अपनी सुविधा के अनुसार सामान जमा करके आराम से दर्शन की लाइन में लग सकते हैं।
भवन में माता रानी के दर्शन 24 घंटे होते रहते हैं। सिर्फ सुबह और शाम की आरती के समय थोड़ी देर के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं। अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो आरती समाप्त होने के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद दर्शन करना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय भीड़ काफ़ी कम हो जाती है। भवन में स्नान करने की भी अच्छी सुविधा है। निःशुल्क स्नान घर उपलब्ध हैं और पेड स्नान घर में आपको गर्म पानी की भी व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप स्नान करके दर्शन करना चाहते हैं तो यह सुविधा आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। रात में रुकने के लिए भी भवन पर शानदार सुविधाएं हैं। यहाँ पर स्थित मनोकामना भवन में आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर कटरा के निहारिका परिसर से ऑफलाइन बुकिंग भी करवा सकते हैं। अगर यहाँ आपकी बुकिंग नहीं होती तो दुर्गा भवन में आप पूरी तरीके से निःशुल्क रूप से रुक सकते हैं। यहाँ कंबल भी निःशुल्क दिए जाते हैं, बस सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है, जो कंबल वापस करने पर आपको लौटा दी जाती है। भोजन की सुविधा की बात करूँ तो भवन में खाने पीने की भी बेहतरीन व्यवस्था है। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी मिल जाएंगे और प्राइवेट भोजनालय भी मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर भवन पर दर्शन का अनुभव बेहद दिव्य होता है और श्राइन बोर्ड ने यहाँ रुकने, खाने और स्नान की हर सुविधा का बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। अब बात करते हैं माता रानी के दर्शन के बाद अगले पड़ाव भैरव बाबा की। ये यात्रा का अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मान्यता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। भवन से भैरव बाबा की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है और रास्ते में थोड़ी खड़ी चढ़ाई पड़ती है। तो अगर आप पैदल जाना चाहें तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए ये चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो सकती है। भवन से भैरव घाटी तक जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका समय सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक रहता है और किराया आने और जाने का 100 रुपये है। रोपवे की बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बुकिंग वहां पहुंचकर करवा सकते हैं। रोपवे के द्वारा ऊपर पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, लेकिन ध्यान रखिए रोपवे शाम के 5 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसीलिए अपनी प्लानिंग इस हिसाब से करना आवश्यक रहता है। भैरव बाबा के ऊपर रात में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। भीड़ ज़्यादा होने या देर रात होने पर वहाँ यात्रियों को रुकने नहीं दिया जाता है। श्राइन बोर्ड सीधे लोगों को नीचे भवन की तरफ वापस भेज देता है। इसीलिए कोशिश करें कि या तो भवन से दर्शन के तुरंत बाद भैरव बाबा चले जाएं या सुबह जल्दी चले जाएं, ताकि समय पर वापस लौट सकें। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी मानी जाती है। इसके बाद आप चाहें तो भवन वापस आकर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं और फिर तरोताजा होकर कटरा के लिए नीचे उतर सकते हैं, या अगर सब कुछ ठीक है तो सीधे कटरा की ओर भी अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैष्णो देवी में मिलने वाली सुविधाओं की। हेलीकॉप्टर, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और प्रेम। सबसे पहले हेलीकॉप्टर सेवा की बात करें तो इसकी बुकिंग आप केवल आधिकारिक वेबसाइट maavaishnodevi.org पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका एक तरफ का किराया लगभग 2210 रुपये है। अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिल रहा है तो कटरा के निहारिका परिसर में करंट बुकिंग होती है, लेकिन याद रखिएगा कि यह टिकट उसी दिन के लिए मिलता है। टिकट लेने के बाद आपको 1 घंटे के अंदर हेलीपैड पहुंचना होता है। अब बात करते हैं घोड़ा, पिट्ठू, पालकी और प्रेम की। ये सारी सुविधाएं केवल पुराने बाण गंगा मार्ग पर ही मिलती हैं। सबसे सुरक्षित तरीका है कि आप श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल काउंटर से ही पर्ची कटवाइए, यहीं से आपको सही रेट और भरोसेमंद सेवा मिलेगी। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो प्रेम भी एक अच्छा विकल्प है। कटरा से भवन तक प्रेम का किराया लगभग 550 रुपये है। बाकी घोड़ा, पिट्ठू और पालकी के रेट मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर चाहे हेलीकॉप्टर हो या घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, हर सुविधा उपलब्ध है। बस आपको अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से चुनाव करना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं बजट की। माता वैष्णो देवी की यात्रा में आपका कुल खर्च कितना आता है। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं और पूरी यात्रा पैदल करते हैं, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार जैसी कोई सेवा नहीं लेते और नॉर्मल बजट होटल में रुकते हैं, तो आपका खर्च लगभग 2000 से 2500 रुपये प्रति व्यक्ति आराम से आ जाता है। इसमें आपका कटरा में रुकना, खाना पीना और पूरी पैदल यात्रा सब कुछ शामिल है। लेकिन ध्यान रहे, इस बजट में कटरा तक आने जाने का ट्रेन, बस या फ्लाइट का किराया शामिल नहीं है। वह आपकी लोकेशन के हिसाब से अलग से जोड़ना पड़ेगा। अब अंत में कुछ जरूरी टिप्स जो आपकी यात्रा को आसान और सुरक्षित बना देंगे। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई करते समय सबसे पहले यह ध्यान रखें कि आप अपना सामान हल्का रखें। गर्म कपड़े, रेनकोट, पावर बैंक और एक छोटा मेडिकल किट जरूर साथ रखें। चढ़ाई के दौरान धीरे धीरे चलें,
बीच बीच में आराम करें और पानी पीते रहें। डिहाइड्रेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, घुटनों में दर्द है या आपको चढ़ाई में दिक्कत होती है तो सीढ़ियों से ना जाएं, हमेशा प्लेन रास्ता ही चुनें। अपने सहयात्रियों का साथ दें और भीड़ में एक दूसरे का ध्यान रखें। इसके साथ ही किसी भी इमरजेंसी में रास्ते में मौजूद मेडिकल यूनिट पर जाकर अपनी स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर की भी जांच की सुविधा मिल जाती है। सबसे जरूरी बात, यात्रा में धीरज रखें, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि माता रानी के दरबार तक पहुँचने का असली आनंद तभी मिलता है जब आप शांति और श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। तो दोस्तों, यही थी माता वैष्णो देवी यात्रा की पूरी जानकारी। उम्मीद है यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान, सुरक्षित और यादगार बनाने में मदद करेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे ऐसे ही और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय माता दी और अपने शहर का नाम, ताकि मुझे पता चल सके कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। अपने अगले वीडियो में मैं आपके खूबसूरत कमेंट को दर्शकों के साथ साझा भी करूंगा। साथ ही दोस्तों, मैंने माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण वीडियो पहले ही बनाए हैं, जैसे होटल की जानकारी, बैटरी कार, निहारिका परिसर, भोजन और रुकने की व्यवस्था जैसी कई जरूरी बातें। इन सब की पूरी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको हर विषय पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपका कोई सवाल हो या किसी विषय पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में या डायरेक्ट मैसेज से पूछ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।